नमस्ते पूनम जी। जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे शांति वेलनेस सेंटर में। फर्स्ट टाइम मैं आपका वेलकम बहुत-बहुत करती हूँ। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बता दूँ, आप क्या मतलब कि क्या थोड़ा-बहुत आपके बारे में जानकारी दे देते हैं। डॉक्टर पवन ज़रूर। शर्मा द साइकेडेलिक नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और इस समय देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस किसी को भी अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो हमसे कमेंट के थ्रू लाइव अभी पूछ सकते हैं। आज के सेशन का टॉपिक है माय मेंटल हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्यों हमें मेंटल हेल्थ के लिए सोचना चाहिए, क्यों सभी लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में ज्यादा जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से। बस उनको ये लगता है कि फिजिकल हेल्थ मिल जाए, हमारी सही रहे, फिटनेस सही रहे, तो हम ओवरऑल सही परफॉर्म करेंगे। तो आज मैं अब आपको ये पूरा स्टेज देती हूँ। डॉक्टर पवन शर्मा जी, अब आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए और इस टॉपिक को थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे सभी को अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या-क्या ऐसी थेरेपीज़ हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और आप किस तरीके से काम करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। और डॉक्टर पवन शर्मा जी फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं और बहुत अच्छे से इनकी सोसाइटी काम कर रही है। देहरादून में काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं और बाकी डिटेल में डॉक्टर पवन शर्मा खुद बताएँगे। तो सर प्लीज़। जी। जी, धन्यवाद पूनम जी। हाँ, आपने बहुत अच्छा मौका दिया है हमें और हम आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका जो एरिया है, आपका जो डोमेन है, वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे ह्यूमन साइंस में कह लीजिए कि हम लोगों ने सिर्फ़ अपने ब्रेन को ही सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। जी सर। क्योंकि हम अपनी कॉस्मेटिक्स ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जी, हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि हमारी खूबसूरती जो इनर आती है, जो हैप्पीनेस है या ग्लो है, वो सब अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं आता। बाहर से नहीं आता। तो हम जिस जी, क्योंकि हम दशा में होते हैं, जिस दशाओं में रहेंगे, वो दशा हमारे बाहर झलकती है और हमारी सबसे ज़्यादा हंगर होती है एक अच्छी सकारात्मक मनोदशा में रहना। हम हर वक़्त कोशिश करते हैं कि अपने लिए एक अच्छी स्टेट डेवलप कर लें। जी, चाहे जो हमारा मूवी देखने जाना हो, चाहे दोस्तों के साथ आउटिंग हो, चाहे खेल-कूद हो या इवन नशा तक। कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ़ इस कोशिश में कि वो एक सकारात्मक और रिसोर्सफुल मनोदशा में रहे। बिल्कुल। तो ये मनोदशा उसको पाने के लिए जो भी कुछ काम करना पड़ता है, उसमें ही वो आती हो जाता है और वो हमेशा चाहता है ये सकारात्मक रहे। जी, और इस सकारात्मक मनोदशा को बनाए रखने के लिए वो ज़्यादा डिपेंड होता है दूसरों के फीडबैक पे। अगर बाहर से कोई कह रहा है कि तुम अच्छे लग रहे हो या ठीक लग रहे हो, तो वो उसको अच्छा बना के रखता है। आप खुद देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत सुखी है या स्वस्थ है, वो कैसा भी कपड़ा पहन ले, वो तब भी सुंदर दिखता है। लगता और है। कई जी, बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हैं, तो हमें ऊपर से एक अच्छे कपड़े या कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है पहनने की। वो हमारा आवरण हो जाता है। लेकिन जी, असली जो सुख है, असली जो स्वास्थ्य है, वो हमारा इनसाइड होता है। इसलिए आप बिल्कुल। देखेंगे कि हमारा जो मेडिकल साइंस है वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि हमारी जितनी भी हमारी ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेज होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी ब्रेन से अकर होती हैं हमारे थॉट से और हमारे शरीर में बाहर झलकती हैं। जी, तो अगर हम मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक मानसिक दशा है जी सर। और अगर ये दशा हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम ऑलरेडी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। इसके लिए हमें इतनी ज्यादा केमिकल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है और हम लोग इतना ज्यादा अनवांटेड केमिकल इंटेक कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक में जाकर के हमें प्रॉब्लम देता है और परेशानियां देता है। जी, और इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है या खुशी है, ये हमें किसी बाहर के साधनों में मिले। आपको कैसा अजीब लगेगा कि हमें हंसने के लिए भी वीकेंड में कहीं ना कहीं किसी टेलीविजन शो का इंतजार करना पड़ता है बिल्कुल। कि जब वो टेलीविजन शो आएगा तब हम हंसेंगे एक साथ। जी, तो हंसने के लिए भी हमें खुश होने के लिए भी बाहर के रिसोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको जो टॉपिक रखा है वो आपने बिल्कुल सही रखा है कि आवर मेंटल हेल्थ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हमारा मेंटल हेल्थ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी बाहर की चीजों से नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर की जो भी चीजें हैं वो सारी टेम्परेरी है, वो आज है और कल नहीं है। अगर इन दशाओं को हम बना करके रखते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। जी, इसी तरह से आपको ये बताना चाहेंगे कि ये दशा हमारे दिमाग में बनती कैसे है। असल में हम लोग घटनाओं को जी रहे होते हैं।
जी, जो अभी इस वक्त एक घटना हो रही है, वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। जी, हमारे आसपास का सारा माहौल और घटनाएं, ये घटनाएं या तो हम देखकर और या तो सुन करके परसीव करते हैं जी, हमारे पांचों सेंसेस के थ्रू। जी, तो ये पांच सेंस हमारे जो देखना, सुनना और महसूस करना है, महसूस करने में आ जाता है स्मेल, टेस्ट और टच। जी, ये तीनों चूंकि हम किसी को बता नहीं सकते या उदाहरण नहीं दे सकते हैं, इनका सेंसेशन सिर्फ हमारे मसल्स में होता है। तो मेडिकल टर्म्स में इसको काइनेस्थीसिया कहते हैं। तो इस टर्म को हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, यानी वो संवेदनाएं जो आपके मांसपेशियों में हो रही हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें तो हमने मुख्यतः तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दैट इज विजुअल, देखकर, सुनकर और महसूस करके। तो हम जो घटनाएं देख रहे हैं, वो हम देखते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल। जो सुन रहे हैं, वो दूसरों को भी सुना सकते हैं। लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं, वैसा हम दूसरे को महसूस नहीं करा सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अपना एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से जब हम कोई चीज देखते हैं, उसको देखने के बाद परसीव करते हैं अपनी इन ज्ञानेंद्रियों से, तब ये हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। लेकिन हमारा ब्रेन इन सारी घटनाओं को यथास्थिति नहीं लेता। इसमें से ये तीन फिल्टर लगाता है, जिसको कहते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। जी, यानी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को वो डिलीट करता है, यानी ये कहता है कि मेरे जरूरत की नहीं है, मेरे काम की नहीं है, इन्हें डिलीट कर दीजिए। वो उन सूचनाओं को अपने पास नहीं रखता। और कुछ सूचनाओं को वो डिस्टॉर्ट करता है, यानी तोड़ मरोड़ करके अपने पास रखता है। बिल्कुल। जैसे अगर अभी किसी से पूछा जाए, आपके सारे ऑडियंस इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं, तो उनसे हम ये पूछे कि इस वक्त क्या वजह है, क्या टाइम हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे, उसके नियर अबाउट बता पाएंगे। जी, और अभी इससे पहले आपने मेरा जो परिचय दिया है, अगर वो भी हम दोस्तों से पूछना चाहें, तो उसमें से बहुत सारे दोस्त तो मेरा परिचय भूल चुके होंगे, भूल चुके होंगे। जी, क्योंकि उस बिल्कुल, क्योंकि उस समय उनके दिमाग ने कहा ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये जानकारी जरूरी नहीं है, जो जरूरी होगी वो सुनेंगे। जी, तो हमारा ब्रेन ऐसे फिल्टर करता है और फिर वो आता है जनरलाइज पे। यानी कोई भी घटनाएं होती हैं तो उनको वो सामान्यतः कहता है कि एक ही रूप में चलेंगी, यानी ये नॉर्मल है, ऐसा ही चलेगा। जैसे अगर दिल्ली में कोई जाए और उसका मेट्रो में पॉकेट में चोरी हो जाए, पर्स निकल जाए, तो आमतौर में पूछेंगे तो वो कहेगा दिल्ली में तो सारे चोर रहते हैं। दूर रहते हैं, तो सही उससे बात। पूछना पड़ेगा कि क्या सारे चोर रहते हैं? तब कहेगा नहीं, मेरा एक बार पॉकेट कटा था। और उससे पूछेंगे कितनी बार दिल्ली गए, तो कहेगा मैं तो कई बार गया हूं, लेकिन पॉकेट एक बार कटा। तो उस एक घटना को उसने जनरलाइज कर दिया और सारे दिल्ली वासियों पे लगा दिया, और सारी जर्नी को उसने चोरी के साथ जोड़ दिया। तो इसके बाद हमारे दिमाग के अंदर एक दूसरी छवि बनती है, वो होती है इमेज नंबर 2, जो हमारे इन सारे परसेप्शन से होकर के हमारे वैल्यूज, हमारे मूल्य, हमारे पर्पस, हमारे सिद्धांतों से जुड़ी हुई होती है। तब हमारे पास एक छवि बनती है अंदर, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इमेज, और वो बनाती है हमारा मूड, वो बनाती है हमारी स्टेट। जी, तब आप जिस स्टेट में होते हैं, जिस मूड में होते हैं, जिस इमेज में होते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्ट आपका बिहेवियर होता है। तो यकीनन जो भी आप बिहेव करते हैं, उसके पीछे बाहरी चीजों का कोई भी इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। हम उन्हें जी, कैसे परसीव कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, इस पे मायने रखता है। तो और जी, बिहेव आप जरूर करते हैं, चाहे वर्बल या नॉन वर्बल। यानी या तो आप बोल करके रिएक्ट करेंगे, या लिख करके, या कुछ कह करके, और या फिर आप नॉन वर्बली कहेंगे। और याद रखिए, अगर आपने नहीं भी कुछ बोला है, तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। जी, तो इस तरह से हमारा रिस्पॉन्स निकलता है, और ये हमें ले जाता है रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट्स की तरफ, यानी दशा की तरफ। तो अगर अच्छा है, तो वो आपको एक हेल्दी स्टेट देगा, आप खुश होंगे, आपके डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और यहीं पर अगर ये आपको रिसोर्स अनरिसोर्सफुल की तरफ ले जा रहा है, तो वहां पर आपके पास डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, एंगर और बैड स्टेट, आपका शरीर का स्थिति वो खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आपके बोलने के तरीके खराब हो जाएंगे। वो जी, हमेशा आपको नकारात्मकता ले जाता है। जी, अंतर ये होता है कि हमारे पास जो अच्छी चीजें होती हैं, खुश वाली चीजें होती हैं, हम लोग उन खुशियों को लेते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं। जब सेलिब्रेशन हो जाता है, तो एक टास्क शुरू होता है और पूरा खत्म हो जाता है, और हम हो जाते हैं कंप्लीट, की ये स्टेट कंप्लीट हो गई।
लेकिन जब कभी हमारे जीवन में कोई बुरी घटना घटती है, परेशानियाँ आती हैं या किसी के साथ झगड़ा हो गया या कोई ऐसी विवाद-विवाद हो गया जो कि हम सुलझा नहीं पाए या मन में अगर कोई भड़ास है हम निकाल नहीं पाए, तो वो हमारी वहाँ पर स्टेट रोक देता है। जैसे अगर किसी के साथ कोई बुरी घटना हुई और वो बुरी घटना उसको एक बुरी स्टेट में ले गई, अब उसको गुस्सा आ रहा है। अब जी, उस गुस्से को उसने ना ही ज़ाहिर करा और ना ही उसने उस सामने वाले व्यक्ति को माफ़ करा और ना ही उस घटना को जाने दिया। तो जब भी ये मेमोरी हमारी दोबारा ट्रिगर करेगी, हम वापस फिर उसी दशा में आ जाएँगे। हम फिर उसी स्टेट में आ जाएँगे, वो जो मेरी स्टेट उस वक़्त थी। यानी उस वक़्त भी अगर हम गुस्से में थे, तो फिर से गुस्से में आ जाएँगे और अगर हम उस वक़्त खुशी में थे, तो फिर खुशी से आ जाएँगे। जी, तो ये इतनी आसान सी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं और बड़ा ही एक ये कह लीजिए कि दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मशीन, सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास खुद रखा हुआ है, हम उसको नहीं जानते कि ये चलता कैसे है और इसको चलाना कैसे है। जी, ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे अगर आपके पास एक बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ कार है, एक प्रीमियम क्वालिटी की कार है और चाबी आपके हाथ में है, लेकिन आपको चलानी नहीं आती और उसके लिए अक्सर आपको किसी न किसी ड्राइवर या किसी बाहरी सोर्स की मदद लेनी पड़ती है कि भैया इसको चलाओ, तब मैं इसका इस्तेमाल करूँ। तो इसी जी, तरह से अभी तक हम लोगों के पास जितने भी हमारे डिसीज़न बन रहे हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, कह लीजिए कि जो हम लाइफ़ जी रहे हैं, ये असल में वो नहीं है जो हम जीना चाहते हैं। ये असल जी, में वो ज़िंदगी है, जो बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के हमें किसी डायरेक्शन में लेके जा रही है और हम हर एक काम किसी न किसी को खुश करने के लिए दे रहे होते हैं। अगर हमने अपनी पढ़ाई करी, तो वो माँ-बाप की खुशी के लिए। अगर हमने अपने सब्जेक्ट चूज़ करे 9th और 10th में आकर के, तो वो किसी दोस्त की खुशी के लिए। उसी तरह से समाज ने कहा, तो हमने नौकरी करना शुरू कर दी। फिर किसी समाज ने ज़ोर दिया, तो हमने शादी कर ली। फिर किसी समाज ने ज़ोर दिया, तो हमने बच्चे भी पैदा कर लिए और फिर समाज ने कुछ ज़ोर दिया, तो फिर हम उनकी जीवन वैसे बनाने लग गए। जी, इसमें हमारा क्या डिसीज़न है, ये कुछ भी नहीं है। तो असल बात ये है कि हम लोग एक्चुअली में एक हिप्नोटिक लाइफ़ जी रहे हैं। एक वो जीवन जो हमारे लिए हमने नहीं चाहा है, किसी और ने चाहा और उन चीज़ों को हम चाहते ये जीते जा रहे हैं और इस वजह से हम हर वक़्त कोशिश करते हैं किसी न किसी को खुश करने की और जब ये खुशियाँ कोई नहीं मिल पाती, किसी और से सिग्निफिकेंट नहीं मिलता, तो फिर हम जाते हैं डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में। इसी वजह से आज हमारे पास डिजिटल में भी यही हो रहा है कि अगर हम कोई फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर उसपे कभी एक लाइक नहीं आता है या देर हो जाए उस लाइक को आने में भी, तो हमारे साथ वही परेशानी शुरू हो जाती है और दिमाग एंग्ज़ायटी में आता है, क्या हुआ? क्या लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है? क्या लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या मेरा करा हुआ ये काम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? तो ऐसी नकारात्मक भावनाएँ हम लोग तुरंत अपने ऊपर आज़मा लेते हैं और जी उनको हाँ, अपने साथ रख करके आगे बढ़ाते हैं। खुद से ही क्वेश्चन्स करने लगते हैं काफ़ी सारे। खुद से खुद ही पे डाउट क्वेश्चन्स करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव हाँ, एनवायरनमेंट को खुद अडैप्ट कर लेते हैं। जी, तो डॉक्टर शर्मा बिल्कुल। जी प्लीज़ क्योंकि ये हमारा जी, बताइए? जी, कहना चाह रहा था क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम है कि जब तक आप उसको सकारात्मक चीज़ों का कोई एविडेंस नहीं देंगे, हुँ, वो तुरंत में आपके लिए सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। जी, तो सर्वाइवल में जाने के लिए वो सबसे पहले आपके लिए खतरा देखता है और बुरी चीज़ों पे ध्यान देता है, कि किन-किन चीज़ों से मुझे खतरा है या बुरा है। तो वो उनको ज़्यादा मॉनिटर करके उठाता है, बजाए कि आपके अचीवमेंट और आपकी उपलब्धियों के। जी। जी सर, जी, जी डॉक्टर साहब। जी, जी। आप आगे बता सकते हैं। नहीं, मैं ये बस इस टॉपिक पे जैसे आप मेंटल हेल्थ के लिए जो-जो थेरेपीज़ अभी एडवांस वे में यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कराएँ, जिससे हमें पता चले क्योंकि मेंटल ज़रूर, हेल्थ रिलेटेड कई लोगों को लगता है कि मेडिसिन इसमें काम करेगी, कई लोगों को लगता है इसमें साइकोथेरेपी काम करेगी। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल, हम लोग मेंटल जी, हेल्थ के लिए कौन-सी ऐसी थेरेपी है जो इस समय एडवांस चल रही है या फिर किस तरीके से हम लोग काम करते हैं? थोड़ा-सा उसको हम इंट्रोड्यूस कराएँगे तो थोड़ा-सा दर्शकों को एक अवेयरनेस मिलेगी और कुछ ये जो एक ज़रूर, सेशन है थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आप अपनी जो भी बिल्कुल, आप थेरेपी यूज़ करते हैं प्लीज़ उसको इंट्रोड्यूस कराएँ। जी। ज़रूर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ और आपके दोस्तों को बता देता हूँ सबको, कि ये जो दिमाग है और सोच है, ये हमारी अपनी होती है।
ये हमारे अंदर से विचार आता है और विचार के बाद फिर हमारी मनोदशाएँ चेंज होती हैं और मेंटल कंडीशन प्रॉब्लम होती है। तो ये पहली बात तो इसमें एक्सटर्नल कोई भी चीज़ काम नहीं करती, अंटिल ओके, अनलेस हम अंदर से उसको रिपेयर नहीं करेंगे। जब भी कभी हम कोई मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन आपके लिए सिर्फ़ एक काम करेगी कि आपके सोचने और समझने की शक्ति को न्यूट्रलाइज़ करे। यानी आपका रिस्पॉन्स स्लो कर देगी। ये एक तरह से हमारे रेगुलेटर की तरह से काम करती है कि जिस तरह से आप पेन किलर खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दर्द, वो चोट ठीक हो गई। वो तब तक आपको सेंस नहीं होता है, तब तक आपको वो पेन पता नहीं चलता बिकॉज़ आपके पास वो न्यूरॉन्स नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। जी, इट चोट मीन्स कि वही जो है। जी, जो पेन किलर है डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवन, वो हमारे जी, नर्व सिस्टम को भी तो जाके इफ़ेक्ट करती है। तभी सेंसेशन जो यकीनन, हाँ, जो हमारी पेन की सेंसेशन है, वो ब्लॉक हो जाती है, वहीं पे ब्लॉक हो जाती है बिल्कुल, बट उसकी ठीक है, बिल्कुल, उसपे वो वर्क नहीं करती। कोई भी पेन किलर किसी भी डिसीज़ पर वर्क नहीं करती है। वो आपको कुछ नहीं टाइम करती। फॉर अ टाइम बीइंग के लिए आपको सिर्फ़ उस पेन से राहत दिलाती है। जी, बिल्कुल, अब बिल्कुल ये कुछ उस तरह से हो गया जैसे कि यू कैन से कि यू कैन शॉट अ मैसेंजर कि एक संदेश लेने आ रहा है और उस संदेश वाहक को ही आपने गोली मार दी कि नहीं मुझे संदेश तुम्हारा नहीं चाहिए। जबकि वो जी, कह रहा है कि इधर खतरा है। तो सेम इसी तरह से अगर आपका मूड खराब हो रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो ये आपका अलार्म है कि मुझे तुरंत अभी इस पे कुछ करना चाहिए। कुछ लोग या तो दवाई खा लेते हैं, कुछ लोग या तो स्मोक कर लेते हैं, कुछ लोग या तो अल्कोहल ले लेते हैं जी, या कोई और ऐसी ड्रग ले लेते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ सोने की कोशिश उनकी पूरी हो जाती है। एक तरह से क्योंकि जब तक आपका ब्रेन अलार्म स्टेज में होता है, वो आपको सोने नहीं देता। वो जी, कहता है पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। तो उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो या तो हम अल्कोहल ले लेते हैं या कोई हम ऐसी पिल्स ले लेते हैं या हम कोई ऐसा इंटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है और हम सो जाते हैं। लेकिन जी, जब हम जागते हैं, तो दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। ब्रेन कहता है आप क्या करोगे? तो उसके बाद हम फिर से वही सिचुएशन उठाते हैं, फिर वही एक्टिविटी करते हैं और इस तरह से हम किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। और इसमें सिंपल सी बात है कि जब तक उस प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसको स्वीकारेंगे नहीं, तब तक नहीं काम होगा बिकॉज़ हम लोग सबसे पहले ये मानते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो ही नहीं सकता। अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है, कोई बुरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, सच एज़ एग्ज़ाम में फेल हो गए या रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया या नौकरी से निकाल दिए गए या इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुए, तो हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। और जब तक हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तब तक हम सॉल्यूशन पे बात ही नहीं करते। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए इतनी बड़ी हो गई। और इसलिए हम उस सैडनेस को कंटीन्यूअस अपना एसेट बना लेते हैं और हर समय अपने चेहरे पे आगे लगा के चलते हैं और ये सैडनेस हमें फिर ले जाती है डिप्रेशन की स्टेट और फिर वो हमारा कैरेक्टर ही बन जाता है। क्योंकि हम कहीं न कहीं उसमें से एक सेकेंडरी गेन ढूँढते हैं और वो सेकेंडरी गेन होता है हमारा किसी और से अपने लिए सिम्पैथी लेना। जी। कि सामने वाला जब ये बोल देता है कि सच में तुमने बहुत मेहनत करी थी, चलो काम नहीं हुआ। तो कहता है चलो बहुत बढ़िया तुमने मुझे तो सही ठहराया, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। तो इस वजह से हम कई बार इन इमोशंस को लेके चलते हैं। कभी-कभी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर हिप्नोथेरेपी भी होती है, साइकोथेरेपी होती है जहाँ पे काउंसलिंग ज़रूरी होती है। तो काउंसलिंग करके हम ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं और उस इश्यूज़ को रेक्टिफाई करते हैं, एक्नॉलेज कराते हैं और जैसे ही एक्नॉलेज होता है, तब वो सॉल्यूशन की तरफ हमारा ब्रेन काम करने लगता है। यस, ये चैलेंज आया है, अब हम इस पे कुछ काम करते हैं। तो हमारे ब्रेन के पास विज़डम है, वो सब सॉल्यूशन जानता है, लेकिन हम उसको उस तरफ रोकते हैं, हम उस तरफ बात नहीं करते। इसी तरह से काउंसलिंग थेरेपी होती है, इसी तरह से हिप्नोथेरेपी होती है, इसी तरह से ग्रुप में भी होती है काउंसलिंग, कि ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टूल आया है दैट इज़ एनएलपी। एनएलपी ओके, कहलाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा टूल होता है जिससे आप अपने ब्रेन की लैंग्वेज को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहता हूं बोनजो, तो आपके बहुत सारे ऑडियंस में से अभी ये सोच रहे होंगे ये बोनजो है क्या चीज? और मैं उसके आगे भी कह सकता हूं बोनजो तो खोमोसावा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपसे फ्रेंच भाषा में बोला है हेलो हाउ आर यू। जी, क्योंकि ये आपकी भाषा में मैंने नमस्ते और कैसे हो या हेलो हाउ आर यू नहीं पूछा,
मैंने एक फ्रेंच भाषा में पूछा। तो फ्रेंच भाषा जिनको आती है वो तो मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा जिनको नहीं आती, वो अभी तक एक्सेलमेटरी लेके बैठे होंगे, इन्होंने क्या कहा? ये क्या तो कहा? असल में क्या हुआ, हाँ, असल में मैंने उनकी भाषा में उनसे बात ही नहीं करी। तो जी, ऐसे ही हमारा ब्रेन, जैसा हमने आपको बताया कि हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है, वो हर चीज़ को परसीव करता है। देखकर, सुनकर, महसूस करके, छू करके, टेस्ट करके या स्मेल करके। और इनको अगर हम 3 कैटेगरी को सबमर्ज करते हैं, तो वो आती है जी, देखना, सुनना और महसूस करना। जैसा मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल में बताया, वीडियो, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रेन की लैंग्वेज है वीएके। अगर कोई भी चीज़ इन वीडियो, ऑडियो और काइनेस्थेटिक फॉर्म से बाहर होगी, तो हमारा ब्रेन उसे परसीव नहीं करेगा। ये बिल्कुल इस तरह से हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आप उनको जानते हैं जिनका ये है? इनके मालिक से जाके कह दीजिए इनका वो खो गया जिनका ये है। जी। क्या कोई समझ सका होगा कि मैंने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा-सा क्या और आप अपने माइंड को प्रेशराइज़ कर रहे होंगे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है बीच-बीच में। जी, जी, बल्कि मैं उनकी मदद के लिए एक बार फिर से दोबारा दोहराता हूँ कि क्या आप उनको जानते हैं जिनका ये है? इनके मालिक से जाकर कह दीजिए इनका वो खो गया जिनका ये है। जी। बिल्कुल, आप तो पहेलियों में तो ये बात हो गई फिर तो सर। फिर तो जो भी असल में दर्शक होंगे वो सोच रहे होंगे कि कौन-सी पहेली है, किसको जाके कहना है, क्या कहना है? कहना क्या बिल्कुल। है ना? बात है क्या? आखिर किसके बारे में क्या? और यहीं पर अगर मैं आपके पास कोई चीज़ दिखा के बोलूँ कि क्या आप उनको जानते हैं जिनका ये है? जी, इनके मालिक से जाके कह दीजिए, इनका वो खो गया जिनका ये है। जी। एट लीस्ट अब आपको कोई चीज़ दिखी और दिखी तो ये भी पता चला कि अब मुझे किसके पास जाना है और क्या बोलना है। क्या बोलना है? सही बात है। इससे पहले आपके पास कोई एविडेंस नहीं आ रहा था। तो जी, आपका ब्रेन कह रहा था ये इंक्वायरी मुझे नहीं चाहिए, ये मैसेज जी, नहीं चाहिए। तो जी। अभी तक हम लोग ऐसे ही अनक्लियर इन्फॉर्मेशन समाज से ले रहे हैं। यदि मैं अभी आपके सामने दोस्तों से बात करूँ और उनसे कहता हूँ 2 और 2, तो अगला वर्ड उन सब के दिमाग में आ रहा होगा 4। 4 लेकिन किसी ने ये नहीं पूछने की कोशिश करी कि 2 और 2 आगे क्या बताना चाह रहे हैं। जी। लेकिन ये ऑटोमैटिकली आंसर है, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया है और ऐसा पढ़ाया ही बताया गया है। जी। जिस तरीके से और ऐसे फीडिंग ही प्रोग्रामिंग, जी। हाँ, यही प्रोग्रामिंग की बात है, जो फीडिंग आप कह रहे हैं, प्रोग्रामिंग ये इस तरह से प्रोग्रामिंग हुई है हमारी। और इस प्रोग्रामिंग की वजह से ही हम इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ लगातार देते आ रहे हैं। देते रहते हैं। हाँ, बचपन से अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपको जिस तरह से प्रोग्राम करा गया है। लेकिन एज़ एन एडल्ट 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रोग्रामिंग को चेंज करें। क्योंकि उस प्रोग्रामिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सपोर्ट में नहीं है। जी। जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उनको बदलें, उनको चैलेंज करें, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। जैसे आपको एक बहुत पुरानी कहावत है जो बोली जाती है कि नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। और जी, ये हम लोग हर कोई सुनते हैं और हमेशा कनेक्ट करते हैं, नो पेन नो गेन, यानी अगर कुछ गेन करना है तो पेन लेना ही पड़ेगा। जी, अब ये प्रोग्रामिंग हमारे पास चली आ रही है और अगर ऐसे में अगर किसी को कुछ गेन हो जाए, तो वो आदमी डाउट करता है और उसका ब्रेन डाउट करता है, गेन तो हो गया, पेन कहाँ है? तो पेन कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? यानी अब वो उस चीज़ को सेलिब्रेट ना करके वरी में चला गया और चिंता में चला गया। जी। असल में ये जो टैगलाइन थी, वो टैगलाइन थी सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए। ओके। और जिम के में जो बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनके लिए ही ये लाइन सूट बैठती है कि जहाँ-जहाँ मसल में पेन हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज़ेज़ काम कर रही हैं। जी, तो ये कहलाता था नो पेन नो गेन, यानी अगर आपको पेन नहीं हो रहा किसी मसल में, तो आपका वो मसल गेन नहीं कर रहा है। इट शुड बी पेनिंग। और वो चीज़ हम लोगों ने उठा करके जिम से उठा करके अपने आम जीवन में लगा दी और हर तरफ लगा दी। यानी अगर हम कुछ भी जीवन में पा पा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई संघर्ष होना चाहिए और जी, कठिन होना चाहिए। जी, सफलता क्या संघर्ष के बगैर नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन अब हमने जब सफलता मिलने भी लगती है, तो हम उसमें संघर्ष ढूँढते हैं कि बिना जी, संघर्ष की सफलता कैसे? इसका मतलब अभी सफलता नहीं है। तो इन जी, प्रोग्रामिंग्स को अब हमें एज़ एन एडल्ट चेंज करना होता है और ये चेंज आप तब कर सकते हैं जब आप अपने पर्पस को जान लें, समझ लें, अपनी आइडेंटिटी को समझ लें, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके बिलीफ क्या हैं। जब इन पे आप काम करेंगे, तो नो डाउट
आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है वो ज्यादातर 3 कैटेगरी में आती है। एक आती है कैपेबिलिटी, एक बिहेवियर से जुड़ी हुई और एक एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। जी, आप इसके बाहर की कोई और भी प्रॉब्लम नहीं बता सकते। अगर आप इसके बाहर की कोई भी प्रॉब्लम चुनना चाहें तो एक बार आजमा के देख लीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएँ होंगी, वो इन 3 कैटेगरी में ही होंगी। यानी वो जी, एनवायरनमेंट से जुड़ी होगी, वो बिहेवियर से जुड़ी होगी या वो आपकी कैपेबिलिटी से जुड़ी होगी। जी, और ये 3 चीज़ें आपका रिएक्टिव ज़ोन है। ये असल में प्रॉब्लम नहीं है। बिहेवियर आ रहा है आपके आइडेंटिटी और बिलीफ और वैल्यू की वजह से। जी, आज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हैं, उनको एक्टिविटी बना रहे हैं और उनके साथ ये सारा ज्ञान साझा कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये बिहेवियर आपके पास कैसे आया? और ये जी, कैपेबिलिटी आपके अंदर कैसे आई? और अगर आपके पास वो एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा था, तो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। बिकॉज़ आप एक आइडेंटिटी के साथ रखते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूँ। जी, और उसके साथ में उस आइडेंटिटी पे आपका बिलीफ है, यानी आपके विश्वास भी उसको सपोर्ट करते हैं और आपके वैल्यू यानी मूल्य, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तब आपने इतना सारा टाइम भी निकाला और इतने सारे अरेंजमेंट्स करे और आज आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास तक पहुँचाने का ज़िम्मेदारी उठाई। जी सर। तो आपका बिहेवियर, एनवायरनमेंट और कैपेबिलिटी आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ है कि हमें अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता। हम दूसरों की आइडेंटिटी को लेकर के जी रहे हैं और वो आइडेंटिटी भी ऐसी है जो हमें कभी किसी एक घटना से मिल गई। जैसे कभी अगर हमें किसी को देखा और हम उसको कहते हैं, ये व्यक्ति बहुत गुस्सैल है। तो आप समझते हैं कि उसने कभी किसी एक दिन कहीं किसी पे जगह पे गुस्सा करा होगा और उस बिहेवियर की वजह से उसके ऊपर एक आइडेंटिटी स्टिक कर दी, उसके नाम टैग लगा दिया, ये आदमी गुस्सैल है। सेल है। जी, तो तब से आज तक गुस्सैल ही है। और यही नहीं, लोग इतना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इस आइडेंटिटी के साथ। अगर आपने सुन रखा हो, लोग कहेंगे आई एम डायबिटिक। अब आप सोचिए उन्होंने अपनी पहचान एज़ अ डायबिटिक देख ली है। अगर वो डायबिटिक हैं, तो पक्का वो डायबिटीज़ उनकी तरफ से कहीं जाने वाली नहीं। जी, अगर ऐसे ही हम कहते हैं कोई पर्सन अल्कोहलिक है, तो वो अल्कोहल को ही लेगा हमेशा। मैं आपके माध्यम से कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा जी, कि आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कृपया वो सिर्फ़ अपना हैंड रेज़ करें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो थोड़ा-सा ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है ना? अब मैं पूछता हूँ कि कितने लोग वेजिटेरियन हैं? वो ज़रा अपना हैंड रेज़ करिए। क्योंकि लाइव तो आप सेशन यहाँ इसमें पे है ना? जी, थोड़ा-सा यही है कि इस सेशन में अभी हम कुछ और टॉपिक ऐड करते हैं, जैसे इससे रेलेवेंस एनएलपी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर पवन शर्मा जी ने एक बहुत ही एडवांस टेक्निक आप सभी को इंट्रोड्यूस कराई है, जो हम लोग मेंटल हेल्थ जी, के ऊपर काम करते हैं, एनएलपी, जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहते हैं। एक ठीक है। प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है, किस तरीके से ह्यूमन माइंड को, उनके थॉट्स प्रोसेस को चेंज किया जाता है, उनके जो थॉट्स नेगेटिव वे में जाते हैं, उनको पॉजिटिव किया जाता है, किस तरीके से एनएलपी वर्क करती है। तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस डॉक्टर पवन शर्मा जी आपसे पूछना चाहूँगी ज़रूर, इसके ऊपर, क्योंकि टॉपिक को हम ऐसा भी ना लगे कि हमने खत्म भी कर दिया और हमारी बात भी पूरी नहीं हुई। जी, ज़रूर। तो थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि जो भी दर्शक हमारे से जुड़े हैं उनको लगना चाहिए कि एनएलपी क्या है? एनएलपी अभी तक हमने सुना बिल्कुल, ही था, क्योंकि कई लोग जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सारे ऐसे जो बड़े ही मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे आप हैं इस समय, तो वो जी, अपने टाइटल के आगे, अपने नेम के आगे एड्रेस करते हैं कि हम एनएलपी सर्टिफाइड हैं या फिर एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं या फिर एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से बिल्कुल, ग्रेडिंग सिस्टम भी दी गई है कि एनएलपी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये क्या सारे कंफ्यूजिंग है, किस तरीके से ज़रूर। काम करते हैं, वो सब थोड़ा-सा क्वेश्चंस के थ्रू आपसे मैं पूछना चाहूँगी।
मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ज़रूर, है डॉक्टर शर्मा जी, व्हाई इट इज नीडेड फॉर एवरीवन टू नो अबाउट ह्यूमन माइंड? जी, ह्यूमन माइंड बिल्कुल। कैसे देखिए है? सर जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैंने कहा ना कि अपने दिमाग से ही हम सारा काम कर रहे हैं और उसी को नहीं पहचानते। नहीं पहचानते, जब भी बहुत कभी मेरा सेशन स्टार्ट होता है, मैं सब लोगों से पूछता हूँ कि प्लीज़ वही लोग हाथ उठाना जिनके पास दिमाग है। तो अच्छा, वहाँ पे लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं कि हमारे पास दिमाग है? हाँ, बिल्कुल है। फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या आपके पास दिमाग है तो क्या आप उसके स्वामी हो या वो आपका स्वामी है? बिल्कुल, यानी आप दिमाग को चला रहे हैं या दिमाग आपको चला रहा है? बिल्कुल तो बहुत वहाँ अच्छा पर वो क्वेश्चन है। सोचने लग जाते हैं कि सीरियसली में हम दिमाग को नहीं चला रहे हैं, अभी तक हमारा दिमाग पायलट मोड पे चल रहा है। जी, 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 जी। अभी तक वो सिर्फ़ उन बिलीफ और वैल्यूज़ को लेकर के चल रहा है, जैसी प्रोग्रामिंग हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बचपन से मिली हुई है। तो वो रिस्पॉन्स करता है और बाद में जब कभी आप अकेले बैठते हैं, मंथन करते हैं, तब लगता है कि मैं इस जगह पे कुछ और भी बिहेव कर सकता था, इसकी जगह मैं कुछ ऐसा भी कह सकता था, लेकिन उस वक़्त क्यों नहीं करा? क्योंकि आपके ब्रेन को फटाफट लगा कि मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्स करना चाहिए और उसने फटाफट रिस्पॉन्स कर दिया। जी, क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं और हम जब सामान कोई खरीदते हैं, तो हर एक के साथ कोई ना कोई एक यूज़र मैनुअल आता है, किसी भी सामान के साथ, तो हम उसे ऑपरेट करना जान जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम चैलेंजिंग हो गया है कि हम पैदा हुए हैं ब्रेन के साथ और इसका यूज़र मैनुअल हमारे पास नहीं है, कि इसको चलाना कैसे है। तो एनएलपी को आप कंसीडर कर सकते हैं एज़ अ यूज़र मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एनएलपी एक ऐसा टूल हो जाता है, एक ऐसा यूज़र गाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन को समझ सकते हैं और जब समझ ब्रेन को समझ लेंगे, तो यकीनन आप उसको कंट्रोल करना जान जाएँगे। आपके हर एक एक्शंस आपके कंट्रोल में होंगे और फिर जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें घट रही हैं, उसका दोष आप किसी को नहीं देंगे। आपके पास चॉइस की पावर आ जाएगी। जी, अभी तक आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन ले रहे हैं। तो जी, ह्यूमन ब्रेन को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप जान जाएँगे, तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देंगे और उसका यूज़र मैनुअल आपके लिए है एनएलपी। जी, जी। तो डॉक्टर पवन शर्मा जी कैसे हाउ एनएलपी वर्क्स मतलब कि काम कैसे करती है ये? एनएलपी एनएलपी कैसे किस जी। तरीके से काम करती है? आप प्लीज़ ये बताएँ ज़रूर। ज़रूर। देखिए, जो भी चीज़ें आप काम करते हैं, वो हमेशा एक प्रोग्रामिंग की तरह से हो रही हैं। ठीक है। जैसे आपके जी, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं या इवन हम जो हैं, वो हमें प्रोग्रामिंग के तरीके से ही हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम उस जी, प्रोग्रामिंग की वजह से ही हर चीज़ को अच्छा या बुरा मानते हैं और ये प्रोग्रामिंग अभी तक हमने सेल्फ नहीं करी है, अभी तक हमें एक्सटर्नल चीज़ों से मिली है। चाहे ठीक वो है। हमारा होम एनवायरनमेंट हो, चाहे जी, पैरेंटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो जिस समाज में आप रहते हो या इवन किसी कंट्री में आप रहते हो। तो ये सारी प्रोग्रामिंग आपको एक्सटर्नल जगह से मिल रही है। लेकिन ओके। आपको इसका रीज़न नहीं पता है कि इसका काम कैसे होना है और क्या होना है। एनएलपी जी, आपके लिए ये काम करती है कि वो सारे बिलीफ पैटर्न, वो सारी प्रोग्रामिंग को वो फ़िल्टर करती है और उसके बाद आपको बताती है कि आपके लिए प्रोग्रामिंग कैसी है और आपको कौन-सी प्रोग्रामिंग को किस तरह से फ़िल्टर करके लेना चाहिए। और अगर जी, जो गलत है प्रोग्रामिंग, तो उसको वो रिजेक्ट कर देगी। ये बिल्कुल इस ओके। तरह से हो जाता है जैसे आप कभी एक ऐप चलाते हैं अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में, अगर आप उसकी पर्टिकुलर कमांड के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स डालते हैं, तो वो तुरंत डिनाय कर वो देता है कि रिजेक्ट ये करता कमांड मैं एक्सेप्ट नहीं कर। नहीं एक्सेप्ट करता। लेकिन अभी तक हमारा ब्रेन ओपन पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं लगे हैं, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। वो सीधा ये कहता है जो भी कुछ है देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ और वो अनडाउटली अपने पास स्टोर करता है। और वो वेरी गुड। स्टोर करते-करते वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के पास स्टोर होती हैं और आगे के जो डिसीज़न होते हैं लाइफ़ के आप, वो सारे उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे लेते हैं, जी, जो आपके पास पड़ी हुई हैं। तो बेहतर जी, होगा कि उन सारी बिलीफ को, सारे लर्निंग्स को चैलेंज करा जाए और आगे बढ़ा जाए। और जी, लर्निंग का सबसे पहला मेथड यही होता है, लर्न, अनलर्न, देन रीलर्न। तो आपने बचपन में जो चीज़ें पढ़ी है, नो डाउट अच्छी बात पढ़ी, लेकिन अगर आपके वो जीवन में काम नहीं आ रही है, तो प्लीज़ उन्हें अनलर्न करें, ताकि वो आपके लिए कहीं रिस्ट्रिक्शंस ना बने, आपको कहीं रोके नहीं। देन फिर रीलर्न करें नई चीज़ें, जो आपको नया एग्ज़ैक्टली। रिसोर्सफुल बनाए और आगे बढ़ाए। तो एनएलपी इस चीज़ में हेल्प करती है। ओके, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर पवन शर्मा जी ने हमें एनएलपी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमारे माइंड को प्रोग्राम करती है।
एक बहुत अच्छा और भी इफेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस सेशंस को खत्म करने से पहले, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा सेशन ज़्यादा लंबा चले और उसमें हम जानकारी भी पूरी ना दे पाएँ दर्शकों को, और जो भी लोग देखें उनको लगे कि एनएलपी के बारे में बताया तो गया, लेकिन वो किस पर बिल्कुल। काम करती है ज़्यादा, वो नहीं बताया गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। हाउ कैन एनएलपी हेल्प इन डीलिंग विद डिप्रेशन, anxiety, OCD, OCD obsessive compulsive disorder, trauma, any kind of trauma, कोई भी trauma हो, PTSD, फोबिया, एक्सेट्रा, कैसे इस इन डिसऑर्डर्स पर एनएलपी किस तरीके से काम करती है? प्लीज डॉक्टर पवन शर्मा ये बताएं। ज़रूर। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपने नाम बोले हैं, ये सारे हमारे रिफ्लेक्शन हैं। ये हमारे बिहेवियर हैं और इन बिहेवियर्स को डायग्नोज़ कर के एक नाम दे दिया गया है, दैट इज़ डिप्रेशन, दिस इज़ एंग्ज़ायटी, दिस इज़ पीटीएसडी एंड दिस इज़ ओसीडी। ओसीडी, ये हमारे बिहेवियर हैं, जो हम बिहेवियर। बार-बार बिहेव करते हैं। लेकिन ये जी, बिहेवियर आ कहाँ से रहे हैं? ये बिहेवियर यकीनन हमारे किसी थॉट से आ रहे हैं। जी, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के दुखी हैं, तो वो एक सैडनेस है। लेकिन अगर जी, हमारा मन दुखी है और वो मन दुखी हमारा कई दिन तक चला हुआ है, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। आखिर मन है क्या? मन हमारी सोच है, हमारी कल्पना है, हमारी सोचने की शक्ति है। और अगर वो उदासीन मन है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन। वही बात आ गई कि वो स्टेट है। वो एक ऐसी स्टेट है, जहां पर आप सही सोच नहीं पा रहे हैं और नकारात्मकता आपके साथ भरी पड़ी हुई है। तो आप तुरंत ही उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं एनएलपी के माध्यम से। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने बता देता हूँ कि जब भी कभी कोई व्यक्ति आपके सामने डिप्रेस्ड हो, तो कोशिश कीजिए कि अगर वो कुर्सी में बैठा है, तो आप उसके सामने खड़े हो जाएँ और उसकी चिन अप करके ज़रा ऊपर देखने को कहें और कहें, "ज़रा अभी बताओ, क्या हाल-चाल है?" तो आप देखेंगे क्या वो हाल तुरंत चाल डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आ जाएगा। है? जी, 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 क्योंकि उसके कंधे तुरंत सीधे करा दीजिए, आप तुरंत चिन ऊपर कराइए, ऊपर देख कर के कोई भी डिप्रेस नहीं हो सकता। तो बहुत। न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट काम करती हैं। और इसी जी, तरह से अगर कोई अच्छा और खुश होना चाहता है, तो वो नीचे चेहरा रख करके, कंधे नीचे झुका करके कभी खुश हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही आप उसकी न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी के साथ काम करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तुरंत उस दशा से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही ओसीडी है। ओसीडी कहलाता है कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी एक ऑर्डर है जो कि डिसऑर्डर में हो रहा है और कंपल्सिव है, यानी अंदर से उसको कोई पुश कर रहा है और ब्रेक कर, हमेशा वो डिसऑर्डर। फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करना। जी, यस, तो वो कमांड उसके पास कहीं से आ रही है अंदर। आइदर वो ऑडियो फॉर्म में होगी, या तो उसको बार-बार बोला जा रहा है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, और या उसने कोई वीडियो देख रखा है, तो उसको वो बार-बार रिपीट हो रहा है। तभी वो बार-बार हाथ धो रहा है कि अभी मेरे हाथ सही नहीं है, अभी वो ताला चेक कर रहा है कि ताला बंद ठीक से नहीं है, एक बार देख लो। तो देयर इज़ अ साउंड, वो कमांड अंदर से आ रही है। तो जो वो कमांड आ रही है, उस कमांड को लेकर के हम लोग काम करते हैं, उसका पैटर्न बदल देते हैं। जब वो आवाज़ उस पैटर्न को ओवरलैप करके कहेगी, "मेरे हाथ साफ हो गए हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं", तो उसको दोबारा हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वो काफी कंपल्शन बंद हो लोग हैं। जाएगा। जी, डॉक्टर पवन शर्मा जी, जो काफ़ी लोग हैं जो अभी इस समय लाइव जुड़े हैं, वो अपने कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वो ज़रूर। एनएलपी को ऐसा ना माने कि कोई मशीन है जो हमारे दिमाग में फीड करते हैं या फिर ऐड करी जाती है या फिर इंसर्ट करके घुमाया जाता है। ज़रूर। क्योंकि बहुत से लोग, जब मैं एक सेशन ले रही थी तो एनएलपी के ऊपर ऐसी ही बात चल रही थी। बहुत अच्छा केस आया था एक, एंग्जायटी जी, के ऊपर केस आया था। कभी भी एंग्जायटिक पैनिक डिसऑर्डर हो जाता था, उसको इतना गुस्सा होता था कि बिल्कुल, वो उसके हाथ पे कुछ भी चीज़ें आती थी, वो किसी भी चीज़ को फेंक के मारता था, जो भी मेरा सब्जेक्ट था। बिल्कुल, अब उनको लगा, बिल्कुल। जब हम एनएलपी के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे माइंड में कहीं कोई ये मशीन तो नहीं डालने वाले, कोई ऐसी कोई चिप तो प्रोग्रामिंग नहीं लगा तो नहीं रहे। इंसर्ट करेंगे। चलो मेडिसिन तो नहीं देंगे, जी, तो कहीं कोई ऐसी मशीन तो नहीं है जो ये लोग इंसर्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ना पहले से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन्स अपने आप ही डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। जिस थॉट कमांड प्रोसेस को चेंज को करते हैं। जी, जिस कमांड में ओसीडी का पर्सन अपने आप को लेता है कि नहीं, नहीं, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे वॉश करना है, मुझे वॉश करना है, या बिल्कुल, फिर सीज़नल बिल्कुल। डिसऑर्डर्स जैसे सीज़नल डिप्रेशन आ जाता है कि जैसे जी, विंटर का बिल्कुल, सीज़न आया, तो मेरे माइंड में लगता है कि मैं थोड़ा-सा डिप्रेसिव हूँ। हम क्या बिल्कुल, करते हैं, ड्यूरिंग सेशंस हम सिर्फ प्रोग्रामिंग को चेंज कर देते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से जो भी बिल्कुल। व्यूअर्स यहाँ पे बने हुए हैं, वो ये ना समझे कि किसी मशीन को हम लोग ऐड करते हैं या फिर उनके अंदर, उनके ब्रेन के देखिए, अंदर जी। इंसर्ट करते हैं।
तो डॉक्टर पवन शर्मा प्रोग्रामिंग जी से मतलब है थॉट जी, प्रोग्रामिंग से मतलब है थॉट प्रोसेस को चेंज करना, थॉट बिलीफ प्रोसेस पैटर्न को बदलना। जी, बदलना। हाँ, बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करना। यानी जी, जब आप चेंज कर देते हैं उन बिलीफ पैटर्न्स को, तो आपकी सोच भी बदल जाती है और आपके काम भी बदल जाते हैं, आपके डिसीजन लेने के तरीके भी बदल जाते हैं। जी, तो एनएलपी पे हम इन पे काम करते हैं। जी। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर डॉक्टर पवन शर्मा जी, इज़ एनएलपी एन इफेक्टिव वे टू ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड एडिक्शन? क्या हमारी जो बुरी आदतें हैं और जो एडिक्शन है, क्योंकि देखिए एडिक्शन सबका पार्ट ऑफ लाइफ है। अब कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के बिल्कुल। लिए करते हैं, कुछ लोग ओकेजनली जी। करते हैं और कुछ लोग डेली भी करते हैं। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल। फ्रीक्वेंट वे में किसी का एडिक्शन बन गया है, बार बार कोई किसी चीज को एक लत के फॉर्म में कर रहा है, वो उसकी बुरी आदत बन गई है, तो क्या उसके ऊपर एनएलपी इफेक्टिव है? किस तरीके से बिल्कुल काम है। करती है? ये बताएं प्लीज। ज़रूर। चूँकि आपने अभी एडिक्शन का मुद्दा उठाया तो मैं पहले एडिक्शन का काउंटर ले लेता हूँ, देन फिर उसके आगे आपको और चीज़ें बता दूँगा। अगर आप जी, देखते हैं एडिक्शन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, अगर हम कॉमन उठाना चाहें सिगरेट, अगर सिगरेट ही उठाएँ तो उसके हर एक डब्बे पे आधे से ज़्यादा तस्वीर में लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सबको पता है सबको पता और है। वो अवेयर भी करते हैं। लेकिन ये बार-बार देखने के बावजूद जो भी उसको इनटेक करता है, उसके पास सबसे पहला इम्प्रिंट पड़ा है, यार कश लगाओ तो दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। और एक और स्टेटस सिंबल है कि मैं अगर कहीं सोसाइटी में होता हूँ और सिगरेट पीता हूँ तो मुझे थोड़ा-सा ऊँचा ओहदा माना जाता है। बिल्कुल माना तो जाता उसके है, कई पास लोग हाँ, जी, इसी तरीके से चलते भी तो उसके पास तो उसके पास ये बिलीफ पैटर्न ज़्यादा वैल्यूएबल है इंस्टेड ऑफ वो जो इतने बड़े हार्मफुल केसेस हैं कि खतरा है, नुकसान है, वो उससे कहता है दरकिनार करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी मिस नहीं कर होती। सकता है। जी, क्योंकि उसका सेकेंडरी गेन ज़्यादा है। हमें देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू हायरार्की क्या है। वो किसी चीज़ को काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, कोई एक्टिविटी करता है, वो 2 कारण से करता है। या तो पेन को अवॉइड करने के लिए और या फिर गेन करने के लिए। और हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि वो कहता है कि गेन हो ना हो, पेन नहीं मिलना चाहिए। वो हर समय पेन को अवॉइड करते हुए काम करता है और इसी वजह से अगर आपको ये बोला जाए या किसी को आप बोलते हैं कि आप अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी एक्सरसाइजेस करोगे तो स्वस्थ रहोगे, कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही उसका डायग्नोज होता है और थोड़ा-सा काम गड़बड़ होता है और डॉक्टर बोलता है डिस्क प्रिस्क्रिप्शन में ऑयली खाना बंद, चिकन खाना बंद, हैवी फूड खाना बंद। क्यों? क्योंकि ये जब खाओगे तो तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, ऑर्गन खराब हो जाएगा, मर सकते हो। जी, लगता है नेटवर्क इश्यू आ गया है। जी, खतरे से बचने के लिए काम करते हैं। जी, हम कुछ गेन करने से ज्यादा पेन को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही अल्कोहल जो भी चीज ले रहा है या एडिक्शन कर रहा है, वो उस स्ट्रेस, उस परेशानी, उस कह लीजिए है ना लैकनेस और कंफ्यूजन को हटाने के लिए कर रहा है ताकि इससे उसको एक सेकेंडरी गेन मिले जी, और वो खुश हो जाए और कहे कि वाह मैंने कुछ अचीव कर लिया। बिल्कुल। तो बहुत इफ़ेक्टिव जानकारी जी। आपने एनएलपी के ऊपर दी है डॉक्टर पवन शर्मा जी। 43 थैंक मिनट्स यू। हमारे हो चुके हैं, सेशन ज़्यादा लंबा चल रहा है। थोड़ा-सा क्वेश्चन्स उठा जी। लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शकों को हमने एनएलपी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग करती है, किस तरीके से थॉट प्रोसेस को चेंज करती है और किस तरीके से आजकल एडवांस वे में काम कर रही है, वो सब हमने बता दिया है। बहुत अच्छे से बताया है आपने। बिल्कुल। एक मतलब कि क्वेश्चन ये है कि ग्रेट आर्टिस्ट इनका नाम हमें पता नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या साइकोलॉजी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक ही मानती है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है बट आप इसका जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, वो एक ही है। लेकिन उसके पार्ट हैं अलग-अलग। जैसे आपका मकान, घर एक ही है, लेकिन उसमें बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन ये अलग-अलग जगह पार्ट हैं और हर एक पार्ट का अलग-अलग वैल्यू है, अलग-अलग इस्तेमाल है। इसी तरह से हमारे ब्रेन के अलग-अलग सेक्शंस हैं, उनका अलग-अलग काम है। हाँ, उसमें सबकॉन्शियस पार्ट कुछ ज़्यादा है, जो स्टोरेज है पूरा और कॉन्शियस पार्ट आपका एक मेन गेट की तरह है, चेक पोस्ट की तरह कि किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। जी, तो इसी तरह से अगर आप कॉन्शियस ब्रेन के साथ काम करते हैं,
तो आपके साथ ये होता है कि अभी के डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस आपकी लर्निंग है, यानी पूरा प्रोग्रामिंग है। तो ये अलग-अलग 2 ब्रेन नहीं है, 2 माइंड नहीं है, ये यस, पार्ट है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। जी, आप उसके फंक्शंस हैं अलग-अलग, यानी जिस समय आप किचन में काम करते हैं, उस समय आपका बेडरूम काम नहीं कर रहा होता है। जिस समय आप बेडरूम काम कर रहा होता है, उस समय आपका ड्राइंग रूम काम नहीं कर रहा होता है। जिस समय आपका बाथरूम काम कर रहा है, उस समय आपका अदर स्टोरेज काम नहीं करेगा। जी, तो आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, ब्रेन का वो पार्ट उस समय काम करता है और एक्टिव होकर के आपके लिए डिसीजन देता है। जी, मैं आपके साथ एक्चुअली इतनी बढ़िया बातें हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके ऑडियंस को एनएलपी का एक छोटा-सा टूल यहीं पे वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो उनको बड़ा मज़ा आ जाएगा और वो जी, समझ जी, सकेंगे एनएलपी क्या कर सकती है। जी, आप लोगों के पास कोई भी बुरा इंसिडेंट होगा ज़रूर और किसी पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ बुरा रियलाइज़ कराया होगा या बात बोली भी होगी। अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो प्लीज़ अभी इमेजिन कर लीजिए। और जब आपने इमेजिन कर लिया है, तो अगर वो कोई भी बात बोल रहा है, तो वो आप देख लीजिए कि आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के मुँह की आवाज़ से निकल रही है। अच्छा, वो जी, उस लैंग्वेज में आ रही है और अब उस पर्सन के देखिए ऊपर खरगोश के जैसे कान बड़े लंबे हो रहे हैं, अच्छा, उसकी नाक पिनोकियो जैसी हो गई है ओके, और अब वो जो भी बात बोल रहा है, वो सेम वही कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ आ रही है, चाहे वो मिकी हो, चाहे डोनाल्ड डक हो या आपका कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। अब आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी, जो इवेंट, जो बातें आपको दुःख दे रही थी या खराब कर रही थी, अब वो आपके चेहरे पे स्माइल ला रही हैं। इसी वक़्त आप लोग अपना-अपना मोबाइल नंबर ज़रा बोलिए, इसी वक़्त बोल दीजिए बस, जी। ठीक है? अब आप ज़रा याद करिए फिर उस इवेंट को, तो पक्का याद बता सकता हूँ कि आपने जो कान लगाए हैं, जो नाक लगाई है, वही चेहरा याद आएगा, पहले वाला चेहरा नहीं याद आएगा। बिल्कुल, और इस वक़्त तो जो हम आपके पास आवाज़ भी आ रही होगी, वो कार्टून वाली ही आ रही होगी, नॉर्मल नहीं आ रही होगी। जी, बहुत अच्छी बात है, तो दिस काफ़ी इज़ हाउ योर इफ़ेक्टिव ब्रेन प्रोग्राम। यस, इट मीन्स कि हमें जब भी कुछ भी हम लोग सोचते हैं, किसी भी बैड इंसिडेंट को रिकॉल करते हैं अपने माइंड में, बार-बार उसकी पिक्चर को फीड करके रखे हुए हैं हम। जब हम इफेक्टिव वे में उसके ऊपर काम करते हैं, अपने ब्रेन को कमांड देते हैं, जैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछा है कि ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक ही होता है। नो, इट्स नॉट जी, ए मानना एक अलग बात होती है। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर बिल्कुल। कॉन्शियस। येस, अगर किसी भी टॉपिक पे हम काम करें, तो थ्योरेटिकल तो बहुत सारा लेसन बन जाएगा, बहुत सारी बहुत लंबी सारा बुक। है। जी, हम अगर प्रैक्टिकल बात करें कि किस तरीके से हम इनके ऊपर काम करते हैं, हमारा ब्रेन काम करता है, प्रोग्राम करता है, कमांड लेता है, अपनी मेमोरी को फीड करता है। ये सारे बिल्कुल। टूल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं कि किसी भी याद को इस तरीके से याद करो कि उसके ऊपर कुछ अच्छा हो। अगर किसी भी बैड अच्छा वाले जी, मेमोरीज को हम उसके गलत इंसिडेंट को बार-बार याद करेंगे तो हम अपनी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल। डॉक्टर पवन शर्मा जी ने एनएलपी के ऊपर बहुत अच्छा आज सेशन दिया है और मैं अपने थैंक यू। दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को डॉक्टर पवन शर्मा जी के साथ जुड़ना है, उनकी फाउंडेशन के साथ जुड़ना है, तो हम पूरी डिटेल इसमें कम्युनिटी बॉक्स में मैं शेयर करूंगी क्योंकि एनएलपी कोर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं और वो चार्जेबल है। आप जुड़ सकते हैं, चार्ज के थ्रू पे कर सकते हैं, तो आप भी एनएलपी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं और अपने जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी मनोवैज्ञानिक है, अगर वो चाहते हैं इसको सीखना तो अच्छी बात है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज में कुछ एक और चीज ऐड हो जाती है। बट वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है क्योंकि अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं तो आपको, जैसे डॉक्टर पवन शर्मा जी ने बताया था कि आपको बिहेवियर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, हम तभी किसी काम को कर पाएँगे जब पहले हम उस चीज़ को खुद क्रिएट करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे। जी, जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं तो हमारा जो एक पाथ डायरेक्शन होता है वो अपने आप ही काम करने लग जाता है, प्रोग्राम करने लगता है और गाड़ी चलने लगती है। फिर वो राइट लेफ्ट नहीं देखती, फिर वो उस पर काम करती है। तो अच्छा रहा जी, आपके साथ इस तरीके से जुड़ना और आगे भी फिर से हम शुक्रिया। सेशन करेंगे। किसी को भी ज़रूर, कोई भी डिसऑर्डर, हमने जितने भी डिसऑर्डर यहाँ पे अभी बताए थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, ट्रॉमा, ग्रीफ, कोई भी ऐसे डिसऑर्डर के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई ऐसा विचार है जो आपको परेशान करता है या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको इरिटेट करती है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सेशन ले सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी साइकोथेरेपी
साइको एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा और आपकी हेल्प की जाएगी। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना ज़रूरी है और अपनी मेंटल हेल्थ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई आपको रसगुल्ले नहीं खिलाएगा, बिल्कुल, कोई आपको चाट पकौड़े नहीं खिलाएगा, कोई आपको गोलगप्पे खिलाने नहीं ले जाएगा। आपको खुद काम करना है। अगर आपको मॉल जाना है, विंडो शॉपिंग करनी अलग होती है और कुछ पैसा खर्च करके काम करना अलग होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो डॉक्टर पवन शर्मा जी, इस सेशन को एंड करते हैं। आपसे वापस से फिर किसी दिन जुड़ेंगे। अगर कोई और बात आप बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात रह गई है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। मैं इस सेशन को अब यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और आपसे वापस से ज़रूर। जुड़ेंगे। सभी दर्शक खुश रहें, स्वस्थ रहें और हैप्पी रहें और फिर कभी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको ऐसा ही लाइव सेशन चाहिए, वीक में 1 लाइव सेशन ज़रूर होता है। आप अपनी कोई भी और टॉपिक शेयर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर पवन शर्मा जी। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। नमस्ते। जी।